Hello friends, I Mamta Chhabra welcome you all in my channel Vishal Chhabra Academy. As you know that we are taking this series of 10-year question papers for CTET 2020 for paper 2 science. तो आज हम आए हैं लेकर 2014 का सितंबर का पेपर. आई होप आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और उसको अगर आपको पसंद आई है, आपको क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का पता चल जाए कि कब आ रही हैं और कब नहीं. ठीक है, तो विल स्टार्ट. द थिंग इज़, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पिन होल जो कैमरा है उसकी जो इमेज होती है, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ ऑलवेज, इसमें 4 ऑप्शंस हैं. पहला वर्चुअल इरेक्ट कलर्ड एंड डिमिनिश्ड, सेकेंड इज़ रियल इरेक्ट कलर्ड एंड डिमिनिश्ड, थर्ड इज़ रियल इन्वर्टेड ब्लैक एंड वाइट एंड डिमिनिश्ड, एंड फोर्थ इज़ रियल इन्वर्टेड कलर्ड एंड डिमिनिश्ड. मतलब जो पिन होल कैमरा से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है. वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, कलर तो आपको पता ही है, और डिमिनिश का मतलब होता है छोटा. ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है रियल को हम वास्तविक कहते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. इरेक्ट मतलब सीधा, कलर्ड मतलब रंगीन और डिमिनिश छोटा. थर्ड ऑप्शन वास्तविक उल्टा ब्लैक एंड वाइट या फिर छोटा, और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा. देखिए, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड. द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट. पहली बात तो ये है कि इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है. इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है. रियल बनती है, रियल मतलब वास्तविक होती है, और डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश मतलब छोटी होती है. हम लोग पिन होल कैमरा गत्ते से भी बना सकते हैं, और जो उसका हम स्क्रीन बनाते हैं वो बटर पेपर की बनाते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर जो आप देखेंगे, चाहे सूर्य का प्रतिबिंब भी हम उस पर लगा सकते हैं. मतलब द इमेज ऑफ द सन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. सो द ऑप्शन विच इज़ राइट इज़ द फोर्थ वन, रियल इन्वर्टेड कलर्ड एंड डिमिनिश, वास्तविक रंगीन उल्टा और छोटा. Next we come to the next question. Study the following table. ग्रुप ए ग्रुप दिया हुआ है आपको. पार्ट्स ऑफ स्टेमन दिए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ पिस्टल दिया हुआ है. मतलब एक आपको समूह दिया हुआ है, उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग दिए हुए हैं. जब मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उस पर मैंने ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. इसमें हिंदी के टर्म्स भी बताए हुए हैं और इंग्लिश की भी सारी वीडियोस उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं कि पुंकेसर क्या होता है और स्त्री केसर क्या होता है. ठीक है, पुंकेसर मतलब एंथर जो होता है, ठीक है, और उसमें फिलामेंट होता है. और स्त्री केसर मतलब जिसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और फिर बाद में इसमें ओवरी होता है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं. ये मैंने सारा एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, आप देख लीजिएगा ये वीडियोस मेरी. अब इसमें इन्होंने दिया है पहला ऑप्शन है स्टेमन के पार्ट्स हैं एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल के पार्ट्स हैं ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल. ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंथर और पेटल. ये आपस में कोई रिलेटेड नहीं है. पहले वाले में तो एंथर, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट. ठीक है, इसमें हो गया ये स्टिग्मा, इसमें हो गया ये स्टाइल, और इसमें ये हो गया ओवरी. तो आप ये देख लीजिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सारे ऑप्शंस अभी तक ठीक हैं. परागकोश जिसको कहा जाता है, तंतु कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है और वर्तिका कहा जाता है. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एंथर और पेटल जो कि गलत है, परागकोश और पंखुड़ी गलत है, स्टिग्मा और फिलामेंट भी गलत है, और स्टाइल और ओवरी भी गलत है. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि ए आंसर है इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर. Now we come to the next question. If you carefully dig a grass plant and observe its roots and leaves, you will find that it has. यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप उसमें क्या पाएंगे. देखिए, जो घास होती है, जो ग्रास है वो मोनोकॉट है. ठीक है, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं. एक मोनोकॉट होते हैं जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं जैसे कि राजमा बीन्स हो गए. ठीक है, ग्रास इज़ अ मोनोकॉट एंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट. मतलब इनमें जो रूट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं.
If these plants, the radicle dies immediately after germination of seed and later the roots arise from any other portion of the plant. आपने एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो बरगद के पेड़ में जैसे देखी होंगी, वो रूट्स जो हैं वो ज़मीन से नहीं कहीं से भी ऊपर से भी आती हैं तो नीचे जाती हैं. आपने देखा है ना कि हवा में लटकी हुई होती हैं वो रूट्स. ठीक है, तो मतलब दीज रूट्स कैन अराइज फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट. टेकन टुगेदर सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ऐसे वाले जो रूट सिस्टम को फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है और इनमें पैरेलल वेनेशन होती है. मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ. जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें ये वाली वेनेशन होती है जिसको कि समानांतर शिराविन्यास या पैरेलल वेनेशन कहते हैं. और इनकी रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट्स होती हैं. फाइब्रस रूट्स वो होती हैं विच आर ऑलवेज ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द इक्वल लेंथ. ठीक है, और एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही होती हैं और इनकी जो लेंथ है वो सेम रहती है. ठीक है, तो इसमें वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर. You can see the details of this topic in my videos. ठीक है, next है an animal pops out its stomach through its mouth to eat the soft material of those animals which are covered by the hard shells of calcium carbonate. कोई एक ऐसा जंतु है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खा जाता है और वो अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेता है. मतलब अपने मुंह से ही अपना पेट बाहर निकाल लेता है. आफ्टर ओपनिंग द शेल एंड ईटिंग द सॉफ्ट मटेरियल द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल टू स्लोली डाइजेस्ट द फूड. कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है. अब वो जो उसने खाया है उसको फिर धीरे धीरे पचाता है. अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है. तो इसमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं: मगरमच्छ, ऑक्टोपस, कछुआ और स्टारफिश. देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द स्टारफिश इज कंप्लीट विद माउथ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ देयर अपर साइड अंडर साइड बॉडी एंड इनस ऑन द अपर सरफेस. जो स्टारफिश एक ऐसा होता है जिसका जो माउथ होता है वो अंडर साइड होता है लेकिन जो उसका एनस होता है वो ऊपर होता है, बिल्कुल हमारे से उल्टा. दे हैव ए वेरी यूनिक टाइप ऑफ डाइजेशन. उनकी डाइजेशन बिल्कुल ही अलग होती है. आफ्टर कैचिंग द प्रे थ्रू द माउथ इट पुशेज आउट इट्स कार्डियक स्टमक फ्रॉम इट्स माउथ. पहले ये खाना जैसे खाती है, कैसे जैसे इसने शिकार लिया, तो उसके बाद ये क्या करती है, ये अपने स्टमक को धक्का दे देती है अपने मुंह से. द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्टमक कन्वर्ट द फूड इनटू अ लिक्विड फॉर्म सो दैट इट कैन बी इजीली सिप्ड इनटू द स्टमक. और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर वो फूड को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में, जिससे कि वो वापस जो है स्टमक में चला जाता है. आफ्टर इंजेस्टिंग द प्रे द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी ऑफ स्टारफिश. और जब इन्होंने पूरा अपना खा लिया जंतु तो वो वापस उनमें चला जाता है. तो राइट ऑप्शन इज स्टारफिश, जो कि पहले प्रे को पकड़ती है उसके बाद उसको फिर वापस स्टमक के अंदर ले आती है. ठीक है, तो विल गो विद द ऑप्शन स्टारफिश. नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज. देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मानव शरीर में शुद्धांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात क्या है. देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है करीब 65 मीटर्स. ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है करीब 1.5 मीटर्स. ठीक है, और 5 फीट के करीब. तो 25 फीट बटा 5 फीट. ठीक है, तो 5 की रेशो है इसमें, 5:1 की रेशो है. तो वी विल गो विद द ऑप्शन 5:1. मीटर्स में देखी जाए तो ये है और फीट में देखी जाए तो ये है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज रिस्पेक्टिवली. देखिए, आपको पता है हमारी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक, एंड 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. अब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर जो लगाते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है जो हम अपने मुंह में लगाते हैं, तो उसमें हम लोगों को यही ग्रेडेशंस होती हैं, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. वैसे आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है C/5 = F-32/9. ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, जो फ़ारेनहाइट में हम लोग डिग्री सेल्सियस को बदल सकते हैं. तो अगर हम 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्रीज आएगा. ओके, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1.
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल्स हैं, हमने कुछ आलोकों के नाम बताने हैं ना इसमें. कुछ आलक वो होते हैं जो कि दे डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी या हीट टू पास टू देम. यहाँ पे इन्होंने हीट का पूछा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली एयर, वाटर, प्लास्टिक, वायु, जल और प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स हैं, कुचालक है किसके, ऊष्मा के. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ओके, नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रीजन ऑफ द सी ब्रीज. देखो समुद्र समीर और स्थल समीर मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आप उस चैनल पे जाइए मेरे विशाल छाबड़ा अकेडमी में, उसमें कंटेंट पार्ट जो है जितने में मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस दी हैं उसमें टॉपिक्स देखिए, सारे टॉपिक्स ही आपको मिलेंगे. उससे आपको काफ़ी इजीली आप इसको पढ़ पाएंगे और खुद ही कर पाएंगे क्वेश्चंस को. देखो सिंपल सी बात है, फिर भी मैं आपको इलेबोरेट करके बता ही देती हूँ. व्हेन विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, जब हवा जो बहती है सी से बहती है धरती की तरफ, इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज. इसको सी ब्रीज कहा जाता है. दिस सी ब्रीज हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड बाय द सन मच क्विकर और फास्टर देन द सी वाटर. अब ये जो सी ब्रीज है वो क्यों बहती है? वो इसलिए बहती है क्योंकि जो स्थल है, जो लैंड है, वो सूर्य की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाता है सी वाटर की अपेक्षा. ऑब्वियसली भाई समुद्री पानी की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होगा ना. एज द लैंड बिकम्स वार्मर, क्योंकि ये धरती जो है, वो स्थल जो है वो गर्म हो जाता है. इट हीट्स द एयर इन द एटमॉस्फेयर अबव इट विच कॉजेज द एयर टू एक्सपैंड बिकमिंग लेस डेंस एंड दस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर. अब क्योंकि ये स्थल गर्म हो जाता है, ये अपने आसपास की हवा को भी गर्म कर देता है, जिसकी वजह से हवा फैलती है और वो हल्की हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है, और वहाँ पे लो प्रेशर का एक रीजन बन जाता है. लो प्रेशर मतलब कि कम प्रेशर का एक एरिया बन जाता है. ठीक है, एंड एज अ वाटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप, और पानी को टाइम लगता है ज़्यादा हीट अप करने में. द एयर अबव इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यू टू विच अ हाई प्रेशर इज मेंटेन. तो इसके ऊपर की हवा जो होती है वो इतनी गर्म नहीं होती, वहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बन जाता है. दस इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो वो हवा होती है वो क्या करती है, इट ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड अलॉन्ग द प्रेशर द ग्रेडियंट. अब जो वो हवा है, जो वो विंड है, वो समुद्र से, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी. हाई प्रेशर कहाँ है? समुद्र में. ठीक है, तो जो ये हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जाएगी, मतलब सी से लेकर लैंड में जाएगी. क्योंकि हवा सी से लैंड की तरफ जा रही है तो इसको सी ब्रीज कहा जाता है. ओके, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है कि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर. क्योंकि दिन के समय जो स्थल होता है वो समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस आर ऑल्सो ऑलवेज वेलकम इन माई कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव फिनोप्थिलीन सोल्यूशन. ये हर साल क्वेश्चन आता है अलग अलग फॉर्म में, तो इसलिए प्लीज़ इसको ढंग से कर लीजिएगा. यू हैव फिनोप्थिलीन सोल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, हम लोगों ने, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ABC. ठीक है, तीनों में क्या है, फिनोप्थिलीन सोल्यूशन है. तीनों में क्या है, फिनोप्थिलीन सोल्यूशन है. ऑन पुटिंग दी 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl इन A, पहली वाली में HCl डाला है हमने. ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन B, दूसरे में हमने एक बेस डाल दिया है. ठीक है, एंड डिस्टिल्ड वाटर इन C, तीसरे में क्या हमने डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया है. इफ़ यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, वी विल फाइंड दैट. अगर आप कलर चेंज देखें तो क्या होगा, देखिए ये भी मैंने टेबल में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पूरा कंप्लीट टेबल दिया हुआ है कि जब हम एसिड डालें, फिनोप्थिलीन में एसिड डालते हैं तो क्या कलर चेंज होता है, बेस में क्या चेंज होता है, और सॉल्ट में क्या चेंज होता है. तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैसे मैं आपको बता दूं कि फिनोप्थिलीन में जब HCl डाला जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है. ठीक है, बेस डाला जाता है तो वो पिंक हो जाता है. डिस्टिल्ड वाटर डाला जाए या सोडियम क्लोराइड वगैरह डाला जाए तो वो भी तब भी कलरलेस रहता है. तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 कि A में रंगीन होगा, B में गुलाबी होगा और C में भी रंगीन होगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. Next question is, a student puts a drop of dilute solution of sodium hydroxide first onto a blue litmus paper and then onto the red litmus paper. एक बच्चे ने क्या करा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है एक. ठीक है,
तो उसको उसमें पहले उसने क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर उसको डाला, फिर रेड पे डाला। तो अब उसमें क्या चेंजेस होंगे, देखो ब्लू लिटमस पेपर का तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्षार होते हैं, एक छात्र ने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर डाली और फिर लाल पर डाली। जो आपको पता है जो बेसिस होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू बनाते हैं, बी से बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहेगा कि द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड एंड द रेड लिटमस टर्न ब्लू, ये तो गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है देयर इज़ नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर एंड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लाल हो जाता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर फोर्थ ऑप्शन है द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स कलरलेस, कि ब्लू वाला जो होता है वो रंगीन हो जाता है और लाल लिटमस में कोई फ़र्क नहीं होता। सो दीज ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि देयर इज़ नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर, और जो लाल वाला है वो ब्लू बनाता है, क्योंकि बेसिस मेक ब्लू, और किसको बनाएंगे, लाल वाले को ही बनाएंगे। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, नाउ ये भी क्वेश्चन हर साल आता है। If we add a handful of garden soil to the beaker, fill 3/4 with water, एक हमने मिट्टी ली है अपने गार्डन से, किसी 3/4 जल से भरे बीकर में हमने बगीचे की मृदा ली है, एंड फिल विथ 3/4 ऑफ वाटर, स्टर द कंटेंट्स विद स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल, उसको हमने अच्छे से हिलाया है, फिर इसे हमें किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको अनडिस्टर्ब रख दें, मतलब कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। और प्रेक्षण करने पर हमने ये पाया कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, वी विल सी द लेयर्स, वहाँ पे हमें परतें दिखाई देंगी। अब उन परतों में हम लोगों को वो अरेंज करना है। ठीक है, देखिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाया था, और जो मैंने सॉइल प्रोफाइल करवाया था उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन करा था कि सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अब हम लोगों को बॉटम टू द टॉप करना है। बॉटम टू द टॉप का मतलब नीचे से ऊपर चलना है। ठीक, तो नीचे से अगर हम ऊपर चलें तो सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, क्ले, सैंड, ह्यूमस। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर चलना है। यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमस रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर तो होता ही है क्योंकि मिक्स पानी है ही उसमें, फिर उसमें क्ले आ जाता है क्योंकि क्ले बहुत महीन होता है, फिर सैंड आ जाता है, और फिर लास्ट में ये ग्रेवल आ जाता है। ठीक है, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4 जब हम बॉटम टू द टॉप जा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ एब्सोल्युटली राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियल सच एज द व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन एन एरिया, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। द सॉइल ऑफ दिस एरिया मस्ट बी, अब ऐसी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए। देखिए, क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, जो मतलब क्लेई है और जो लोमी है, मतलब मृण्मय और दुमुटी, जो दोनों सॉइल्स ऐसी हैं जो कि हम लोगों को वीट के लिए भी, गेहूं के लिए भी सही है और चने के लिए भी सही है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। इसके लिए मेरी वीडियो सॉइल प्रोफाइल देख लीजिएगा। सॉइल में जितने भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, और हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, टर्म्स भी ली हुई हैं, आप उसको जाके दोनों मीडियम में देख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 73। When a copper plate is exposed to the moist air for long, it acquires a dull green coating। आपने देखा होगा कि अगर कॉपर प्लेट को लिया जाए, कॉपर का कोई भी चीज़ ली जाए, तो उस पर अगर आपको पसीना भी आता है ना, तो उस पर भी ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, कॉपर जो है, जैसे ये कॉपर है हमारे पास, इसमें अगर पसीना भी आता है ना, मतलब जो ऑक्सीडेशन होती है, तो इससे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि वो ग्रीन मटेरियल जो आया है, मतलब कॉपर की प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाए तो एक हल्की ग्रीन रंग की परत आ जाती है। ये हरा पदार्थ होता क्या है? देखो, ये जो हरा पदार्थ होता है ये एक्चुअली होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग बिकॉज कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ द एयर। ठीक है, कॉपर जो मेटल है वो किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हवा में प्रेजेंट होती है, और मॉइस्चर से, वाटर से। ठीक है, तो ये एक जो लेयर बनाता है, ये बेसिकली क्या बना देता है,
CuCO3 बनाता है और CuOH2 बनाता है, ठीक। तो ये CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट हो गया और CuOH2 जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स जनरली एक्सप्रेस. ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है. देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. मैंने आपको बताया था कि ऊष्मीय मान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी चाहिए, कितनी निकलती है जब 1 किलोग्राम फ्यूल को पूरा बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको ऊष्मीय मान बोला जाता है. इसको किलो जूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4, किलो जूल्स पर किलोग्राम इज द राइट आंसर. Now the next question is the metamorphosis of tadpoles is not possible if the water in which they are growing does not contain sufficient. ये भी मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फोसिस के लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आयोडीन जो है वो जो मेटामॉर्फोसिस आपको मालूम है ना क्या होता है. मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें टैडपोल से फ्रॉग बनता है, कन्वर्जन चल रहा होता है, ठीक है. इस वक्त द प्रोसेस इज गवर्न बाय सिक्रेशन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है, विच इन टर्न इज सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड. अब क्या होता है कि ये जो जितने भी चेंजेस होते हैं इसमें आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा होता है, और वो कहाँ से निकल रहा होता है, थायरॉयड ग्लैंड से, और इस ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है. अब आपको समझ में आया, क्योंकि जैसे हम लोगों को गॉइटर हो जाता है अगर हम आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसी तरह से जो ये फ्रॉग्स होते हैं ना, अगर उनके यहाँ पे आयोडीन नहीं मिलेगा उनको, तो उनकी जो ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी. थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एडल्ट में बनेगा ही नहीं. सो फॉर देम, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज फ्यूल्स हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू. देखो, अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है. तो इसमें जो CNG की होती है ना, वो होती है 50,000. ओके, अब डीजल की जो होती है वो होती है 45,000. ओके, फिर LPG की जो होती है वो होती है 55,000. ओके, और फिर पेट्रोल की जो होती है वो होती है 45,000. ओके, तो इनमें से आपको क्या, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें सबसे ज़्यादा किसकी आपको लग रही है, ठीक है, LPG की है, ऑब्वियसली 55,000 है. तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. एयर जो है वो बहुत वायु कई गैसों का मिश्रण है. The percentage by volume of the gases other than nitrogen and oxygen, that is carbon dioxide, methane, argon, ozone and water vapor combined together is. इन्होंने पूछा हुआ है कि आयतन के अनुसार देखा जाए तो वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त और भी गैसेज हैं, तो जो और गैसेज हैं उनकी कितने प्रतिशत प्रेजेंट हैं. तो ये जो टोटल में हमारी प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं 1%. कितनी होती हैं, 1%. वो कैसे होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो होती है 0.03%, ठीक है. अदर गैसेस जैसे मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गया, हीलियम गैस हो गई, वो होती है 0.17%. और जो आर्गन होती है, आर्गन गैस होती है ना जो नोबल गैस है, वो होती है 0.90 गैस, ठीक है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से. तो ये टोटल मिला के हमारा 1% होता है. तो इसलिए वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. Now we go to the next question. Which of the following endocrine glands secretes a sugar controlling hormone? ये तो हम बार बार वो कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. जब मैंने हार्मोन्स की क्लास ली थी तब भी बताया था, और हर साल ये पेपर में आता है कि ये ज़रूर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है. तो हमें मालूम है कि पैंक्रियाज जो है, अग्न्याशय जो है, वो एक ऐसी ग्लैंड है जो कि इंसुलिन का निर्माण करती है और ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, ठीक है. इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है. और इसकी वजह से जो पैंक्रियाज है दैट आल्सो वर्क्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकालता है
और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की डाइजेशन भी एनहांस होती है. ओके, सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2, पैंक्रियाज, अग्न्याशय. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द मैनर इट इज़ अप्लाइड. इनमें से उस बल का चयन करना है जो अनुरूपित किए जाने वाले ढंग से अन्य से भिन्न है. मतलब एक ऑड वन आउट इनमें हमने बताना है. ये भी मैंने फोर्सेस की सारी क्लास ली हुई है. सारे फोर्सेस, सारे बल मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं. मेरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, अब ये है कि इसमें द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन. अब देखो, ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. Whenever electrostatic force, gravitational force and magnetic force exist in nature, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है स्थिर वैद्युत बल. ठीक है, स्थिर वैद्युत बल आपको मालूम है जो चार्जेस की वजह से होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है. और मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो कि चुंबकीय बल होता है. इसमें जो देखो ये वाले जितने भी बल हैं, ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है ना. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये अपोज करता है मोशन को. तो ये इन तीनों से भिन्न है, डिफरेंट है. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल. राइट, नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम्ड गॉइटर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ द पर्सन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर गॉइटर है तो कौन सा इसमें ग्लैंड काम ढंग से नहीं कर रहा. मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग वो फ्रॉक्स का कर रहे थे कि जो थायराइड ग्लैंड है वो जो है किस लिए होती है डेफिशिएंट. थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन का जो है लेवल को बिल्कुल सही रखती है. अगर थायराइड ही ढंग से काम नहीं करेगा तो आयोडीन की जो वो है समस्या हो जाएगी. और गॉइटर जो डिजीज़ होती ही किसकी वजह से है, आयोडीन की कमी से. ठीक है, तो उसकी वजह से गले में स्वेलिंग आ जाती है और एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की. और जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा लोगों को एक पट्टा सा बांध के रखते हैं गले में. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गॉइटर. ओके, आई होप इट्स क्लियर. वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडागोजी का है. पेडागोजी हम अभी नहीं लेंगे, पहले हम लोग सारा कवर कर रहे हैं कंटेंट पार्ट का. हाँ, एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, वो आप देखते हैं. वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन मोशन एंड टाइम टू क्लास 7 स्टूडेंट्स, सविता गेव एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस टू द स्टूडेंट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वॉज कोटेड टू हर इनकरेक्टली. इनकरेक्टली बताना है. कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय टीचर ने क्या करा है, विभिन्न प्रकार के गति के उदाहरण दिए हैं. उनमें से अब बताना है कि कौन सा गलत है. देखो, पहला है गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति. मोशन ऑफ द बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार इन रिलेशन टू द कार, कि एक लड़का बैठा हुआ है तो उसमें कार की गति के हिसाब से उसकी गति बता रही है वो. दूसरा है कि एक मैरी गो राउंड में बच्चा झूले में बैठा हुआ है जो चारों तरफ घूमता है, उसका एग्जाम्पल दे रही हैं. या तीसरा एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति है. या चौथा जो है वो ये है कि मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. देखो, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिक बेल जो है दैट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है उसके ऊपर जो है वो घंटी का काम होता है. तो ये इसका उससे मोशन एंड टाइम वाले में कोई नहीं है, मतलब लेना देना. विद्युतीय घंटे के हथौड़े की जो गति है दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो अलग कारक पे बेस्ड है. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी. क्वेश्चन आंसर्स मैंने जितने डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको डिस्कशन चाहिए तो क्लिक ऑन माई चैनल और वहाँ से जो वीडियोज़ की बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है उसको पढ़िए, सुनिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें तो यू विल फील बेटर, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. Till then, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications, and will come with the next question paper in my next class. Thank you so much. Take care. Bye-bye.